नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी, आज मंडी और बद्दी पहुंचेगी केंद्रीय टीमें। जी हां, आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सरकाघाट और धर्मपुर विधानसभा का जायजा लेंगी ये टीमें। दूसरी बार प्रभावित क्षेत्र में पहुंची ये टीमें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, आज मंडी और बद्दी पहुंचेंगी केंद्रीय टीमें। आपदा से हुए नुकसान का आकलन जो है वो किया जाएगा। तो आपदा से हुए नुकसान का आकलन करेंगी ये टीमें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो सरकाघाट और धर्मपुर विधानसभा में जाएंगी टीमें। दूसरी बार प्रभावित क्षेत्र में ये टीम जो है वो यहां पर पहुंच रही है। रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को ये टीमें जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आपदा से हुए नुकसान का ये दौरा यहां पर किया जा रहा है। मंडी और बद्दी पहुंचेंगी केंद्रीय टीमें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी बार प्रभावित क्षेत्र में पहुंचेंगी ये टीमें, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को ये जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, आपदा से हुए नुकसान का आकलन इन टीमों द्वारा यहां पर किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सरकाघाट और धर्मपुर विधानसभा का जायजा जो है वो टीमें लेंगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को जो टीम है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आपदा से हुए नुकसान का आकलन ये टीम करेंगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सरकाघाट और धर्मपुर विधानसभा का जायजा लेंगी ये टीमें। बड़ी और अहम जानकारी, दूसरी बार प्रभावित क्षेत्र में ये टीम जो है वो पहुंचेंगी, बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। तो आपदा से हुए नुकसान का आकलन जो है वो इन टीमों द्वारा यहां पर किया जाएगा। सरकाघाट और धर्मपुर विधानसभा का जायजा लेंगी ये टीमें। बद्दी से संवाददाता आदित्य चड्ढा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, आज केंद्र की टीमें मंडी और बद्दी के दौरे पर आज आ रही हैं। जो आपदा से नुकसान यहां पर हुआ है उसका आकलन यहां पर किया जाएगा। फिलहाल अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? जी ऐसा है, जो हाल ही में जो भारी बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके कई गांव जो है इसकी चपेट में आए हैं, जिसमें कुछ गांव तो ऐसे हैं जो पूरे ही तबाह हो चुके हैं, जिसका जायजा लेने के लिए आज जो है केंद्रीय टीम यहाँ पर पहुंचेगी। जो कि यहाँ पे हमारा जो बीबीएन क्षेत्र है ये औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ को जोड़ने वाले जो मेन पुल है एनएच पे बने हुए वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर आवाजाही का भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उद्योगपतियों को भी और आम जनता को भी। जिसके लिए आज जो केंद्रीय टीम है वो 10 बजे जो है आज बद्दी के बलद पुल पर जो है वहां पर आकर निरीक्षण करेगी पुल का। जिसके बाद वो धून क्षेत्र की जो पहाड़ी पंचायतें हैं जैसे साई, जहां पर जो ग्रामीण है वो वहां से जहां जहां उनके गांव थे वहां से उनको पुनर्वास करके जो है अभी रखा गया है, वहां पर भी वो जाके जायजा लेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। साथ ही जिन गाँव में जो नुकसान हुआ है उनकी जाके जो है स्थिति भी जांची जाएगी उन टीमों के द्वारा। बिल्कुल आदित्य, क्योंकि दूसरी बार ये दौरा जो है केंद्र की टीमें यहाँ पर कर रही है और काफी नुकसान जो दंग रह गई है, जो केंद्र की टीमें हैं वो भी यहाँ पर आपदा से हुए नुकसान को देखकर प्रभावितों का क्या कुछ दर्द है? जी ऐसा है, प्रभावितों को अभी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी प्रशासन और सरकार द्वारा वो अभी तक पूरी तरह नहीं मिली है। कुछ समाज सेवी जो है संस्थाएं जो है वो ग्रामीणों की मदद कर रही है और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनके द्वारा भी समय समय पर जाकर जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे राशन किटें दी जा रही है और पैसे भी दिए गए हैं उनको जो उनकी फौरी राहत के लिए। पर जो उनकी कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनकी 50 बीघा भूमि जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कईयों के ऐसे हैं कि जिनके अभी मकान, जिन्होंने अभी मेहनत से मकान बनाए हैं और उनके मकान जो है पूरी तरह टूट चुके हैं, पर उनकी स्थिति इस समय जो है अभी लोगों की सहारे ही जो है और केंद्र सरकार के ऊपर ही उनकी निर्भर है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य चड्ढा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आपको बता रहे हैं। दूसरी बार हिमाचल दौरे पर केंद्रीय टीमें, ये इस वक्त की बड़ी खबर। धर्मशाला में हुई तबाही का जो आकलन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया जा रहा है इन टीमों द्वारा। तो कांगड़ा सिरमौर में प्रभावितों से बात की है केंद्रीय टीमों ने। केंद्रीय दल भी नुकसान देखकर दंग रह गए हैं। तो दूसरी बार हिमाचल दौरे पर केंद्रीय टीमें धर्मशाला में हुई
तबाही का टीम ने आकलन यहां पर किया है। प्रभावित क्षेत्रों का जायजा जो है इन टीमों ने लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें तो केंद्र की टीमें जो हैं वो लगातार आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं, आकलन यहां पर कर रही हैं और रिपोर्ट जो है वो केंद्र को सौंपी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, धर्मशाला में तबाही का टीम ने आकलन किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो केंद्रीय दल भी नुकसान देखकर दंग रह गया है। जो नुकसान आपदा के वजह से हुआ है उत्तराखंड में, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ अटवाल संवाददाता धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, केंद्र की टीमें एक बार फिर धर्मशाला के यहाँ पर रुक किया है। जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर हुए नुकसान की तबाही को देखकर टीमें भी दंग रह गई हैं। बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि पिछले कल जो है केंद्र की जो 4 सदस्यीय टीम है वो जिला कांगड़ा के दौरे पर थी और इस दौरान जो है इस टीम ने जो है बरसात के कारण जो जिला कांगड़ा में नुकसान हुआ है, जिस तरह से भारी क्षति एक हिमाचल प्रदेश को पहुंची है। अगर जिला कांगड़ा की बात की जाए तो जिला कांगड़ा के अगर निचले क्षेत्रों की बात की जाए, जिस तरह से मंड क्षेत्र है, इंदौरा है, फतेहपुर है, नूरपुर है, ज्वाली है या कोटला की बात की जाए, तो यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया है और कहीं ना कहीं इसकी रिपोर्ट जो है अभी ये टीम जो है आज जो है तकरीबन 10 बजे जो है वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के समक्ष जो है इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। जी अंजलि। बिल्कुल सौरभ, लेकिन क्योंकि लगातार जो प्रभावित हैं उन तक कितनी मदद पहुंच पा रही है राज्य सरकार की तरफ से भी, क्या वहां प्रभावितों का दर्द है वो क्या कुछ कहता है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, अगर बात की जाए मौजूदा समय की तो इस समय अगर पक्ष और विपक्ष की बात की जाए तो दोनों ही कहीं ना कहीं इस जो एक त्रासदी हुई है, जो आपदा आई है, बरसात के कारण नुकसान हुआ, उस पर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां जो है सेकने में लगी हुई है। लेकिन जो असल में अगर जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो जो प्रभावित है उनको रहने के लिए अभी भी वही टेंट मौजूद है, वहीं पे वो रह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि उनके द्वारा जो है प्रभावितों की मदद की जा रही है, हर चीज जो है उनको मुहैया करवाई जा रही है। वहीं अगर बात भाजपा की जाए तो भाजपा जो है वो अपने ही धुन में चली गई। उसका ये कहना है कि केंद्र से जो है 800 करोड़ की मदद जो है वो की जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार की बात की जाए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इस बात को नकार रहे हैं। तो असल में अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो प्रभावित अभी भी कहीं ना कहीं उसी स्थिति में ज्यों के त्यों बने हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ अटवाल इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। उधर हिमाचल के जोगिंद्रनगर में दरअसल स्थापित साशुन प्रोजेक्ट को लेकर दरअसल प्रदेश और पंजाब सरकार जो है मिठनी जा रही है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शानन प्रोजेक्ट की 99 साल लीज अगले साल मार्च में पूरी हो रही है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट हिमाचल को मिलना चाहिए। सीएम सुक्खू ने ये मामला उत्तर क्षेत्रीय परिषद की अमृतसर में संपन्न हुई मीटिंग में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान से भी शानन प्रोजेक्ट हिमाचल को वापस करने का आग्रह किया है। दो तीन चीजों को लेकर बातचीत हुई है। शानन प्रोजेक्ट की लीज जो है मार्च 2024 में पूरी होने वाली है और स्टेट्स की रीजनल कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने कहा कि जब लीज पूरी हो रही है तो उस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। और उस मामले में हमने गृह मंत्री के सामने भी बात रखी, पंजाब के मुख्यमंत्री जी के भी सामने बात रखी, सब मुख्यमंत्री और जो ऑफिसर्स थे उनके सामने हमने बात रखी। तो उसके बाद जो आगे फैसला भारत सरकार करेगी उसमें उसको अमल में लाएंगे। दूसरा, बीबीएमबी में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हमारा कोई परमानेंट मेंबर नहीं है तो होता है, तो मैंने कहा कि रोटेशंस पर हमारा एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए, जैसे कि पंजाब का होता है, हरियाणा का होता है, और हमारा भी एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए। उस दृष्टि से भी हमारी सरकार को मेरी बात को सरकार ने गौर से सुना, गृह मंत्री जी ने गौर से सुना और उसमें भी मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होने की जरूरत है। तीसरी बात मेरी जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से भी हुई है और लेह के गवर्नर साहब से भी हुई है। पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं
जो हमारी बाउंड्री चुराहा के साथ लगती है उसमें अंदर तक आ जाते हैं और वहाँ कब्जा कर लेते हैं। तो हमने कहा कि एक तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी मैपिंग होके ये लग जाए, और दूसरा जो सरचू के पास अंदर को आते हैं लेह से जो उनकी बाउंड्री लगती है उसके बारे में मेरी बात हुई। तो मुझे दोनों लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर ने ये कहा है कि हम इस मामले में आपको अपने होम एडवाइज़र को भी बोल दिया है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की वारदात है जो पिछले कई सालों से होनी है उसको रोकने की बात की। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट रहा है। सीएम की पहल पर अमृतसर से शिमला और कुल्लू के लिए हवाई सेवा शुरू होने जा रही है, जिससे पर्यटन को बल मिलेगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पे आपदा की वजह से जिस प्रकार का माहौल बना पिछले 2 महीने 2.5 महीने से, पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश खासतौर पे शिमला कुल्लू मनाली की तरफ लोगों का आना काफी कम हुआ है। लेकिन अब स्वाभाविक तौर पे सारी परिस्थितियां बिल्कुल ठीक है, सड़कें सारी सही है, बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल प्रदेश ये इस बात की जिक्र कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों भी किया कि हम जो है पर्यटन स्टेट है और पर्यटकों के आने के लिए बिल्कुल ये अब सही समय है और हम तैयार हैं। पूरे देश के अंदर से या विदेशों से भी पर्यटक जो है हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई दिक्कत जो है किसी को भी होने वाली नहीं है और यहाँ का जो जनजीवन है बिल्कुल सामान्य है। तो हम ये आप लोगों के माध्यम से भी एक बार फिर से ये बात कहते हैं कि आप शिमला आना चाहें, धर्मशाला, कांगड़ा वैली, मनाली, कुल्लू, तकरीबन सब जगह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है और पर्यटक जो है शिमला का, मनाली का, हिमाचल प्रदेश का रुख कर सकते हैं। देखिए, शानन प्रोजेक्ट जो है उसका जो लीज था वो 99 ईयर्स के लिए वो जमीन हिमाचल सरकार की पंजाब सरकार के पास थी। तो उसका जो समय है 2024 में लीज का समय समाप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने इस बात को पिछले काफी टाइम से इस बात को उठाया है कि अब ये जो 24 में जब समय इसका समाप्त होगा तो वो हक जो है हिमाचल सरकार के पास होना चाहिए और उसको लेके सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्लेटफॉर्म पे बात की है कि ये जो समय था वो समाप्त हो रहा है और उसके बाद जो इसका हक है वो हमारे पास है। उसको लेके अलग अलग जगह पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से भी अपनी बात रखी है। अभी अमृतसर गए थे, जो नॉर्थ जोन काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें भी अपने राज्यों के जितने भी राइट्स की बात है, पानी को लेके, हर बात को लेके बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। और उसमें ये भी एक मुद्दा है कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री लिखते हैं लेकिन इसका जो निपटारा है मेरिट पे बातचीत से और कानूनी तौर पे होगा कि लीज की वैधता कब खत्म हो रही है और उसके बाद उसके जो लीगल राइट्स है वो हिमाचल प्रदेश और सरकार के पास होने चाहिए और इसके लिए हम वचनबद्ध है। उधर हिमाचल प्रदेश में कोविड के समय आउटसोर्स कर्मचारियों को अस्पताल में तैनात किया गया था, जिन्होंने कोरोना में अपनी अच्छी सर्विस दी। पिछले 9 महीने पहले उनका कोरोना के साथ जो कार्यकाल खत्म हो गया था और जिसके बाद प्रदेश सरकार ने उन्हें 9 महीने की एक्सटेंशन दी थी, जिस पर अब स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इन कोविड वॉरियर्स के बारे में जल्द गहनता से संज्ञान लेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों ने कोविड के समय अपनी सेवाएं प्रदेश को दी थी, उनके साथ सरकार है। मैं जानता हूँ एक बहुत बड़ी संख्या में लोग कोविड के दौरान लगाए थे। ऐसा नहीं कि अगर उनको 30 तक दिया जा रहा, बिकॉज आज से 9 महीने पहले केंद्र सरकार ने कहा था कोविड समाप्त है और अब हम आपको धनराशि नहीं दे पाएंगे। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से 2-2, 3-3 महीने का समय मांगते रहे और अब 30 सितंबर के बाद फाइनेंस ने बिल्कुल मना कर दिया है। लेकिन हम प्रयास करेंगे उनमें से लोगों को किस प्रकार से कैसे अब्जॉर्ब किया जाता, कैसे उनकी सहायता की जाती है, इस तक सरकार विचार कर रही है। देखो, हाँ, 9 महीने का एक्सटेंशन तो इसे देना पड़ा और स्वयं ही हमारी प्रदेश सरकार ने वहन किया उनका सारा ये काम। तो मैं जानता हूँ कि कोविड के समय उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी
जान को भी हथेली पर रखा है। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल ही फेंक देंगे, प्रयास करेंगे किस प्रकार लोग ऑब्जर्व किया जाए। उधर आपको बता दें कि बीजेपी मंडल पांवटा साहिब की बैठक लोक निर्माण विभाग विश्राम में हुई, जिसमें कि पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी उपस्थित रहे। बैठक के बाद सभी कार्यकर्ताओं में पांवटा लोक निर्माण विश्राम गृह से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली और आपदा से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की मांग की। प्रशासन ने कोई भी काम नहीं किया। बस हमें जो है आज वो जो है किराए पे राजवन में रह रहे हैं 5-6 परिवार। मैं साल वाले की बात कर रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी बार बार कह रहे हैं कि 8/7/2023 8 जुलाई से 15 जुलाई तक हमने विशेष आपदा घोषित की प्रदेश में, और हमने लोगों को उसका बढ़ा हुआ क्लेम दे दिया है। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया, ये प्रश्न संख्या 700 मैंने पूछा। उसमें जिला सिरमौर में दिनांक 1 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक वर्षा से कितने घरों को आंशिक पूर्ण रूप से नुकसान हो, कितनी गौशालाएं डैमेज हुई। उधर बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों को अब पतलेकुला नहीं उतरना होगा। अब सैलानी दिल्ली से सीधे वॉल्वो बस में ही मनाली तक का सफर आराम से तय कर सकते हैं। बता दें आपको कि कुल्लू से अब पर्यटन नगरी मनाली के लिए वॉल्वो बस का संचालन शुरू हो गया है। एचआरटीसी कुल्लू ने वीरवार को कुल्लू से मनाली तक वोल्वो बस का ट्रायल किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। वोल्वो बस के मनाली पहुंचने पर पर्यटन कारोबारियों ने भी खुशी जताई। कारोबारियों को उम्मीद है कि अब बाहरी राज्यों से अब सैलानी वोल्वो बस के माध्यम से सीधे मनाली पहुंच सकेंगे, जिससे कि घाटी में पर्यटन कारोबार को काफी ज्यादा फायदा होगा। देखिए, मनाली के लिए ये एक बहुत शुभ सूचना है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद मनाली के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू हुई है, तकरीबन 80 दिनों के बाद। आज हम भी सभी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे डीसी कुल्लू, एसडीएम मनाली, पीडी, एनएच, कांग्रेस के सभी हमारे साथी, प्रेस के बंधु भी सभी हम इस बस में आए हैं। और एक अच्छी सड़क अब यहाँ बन चुकी है, जिस करके हमने देखा है कि जो बस में हम आए हैं हिचकोले खाते हुए नहीं आए हैं। मैं समझता हूँ जो पर्यटक मनाली आएंगे वोल्वो में, उन्हें एक अच्छी सुविधा मिलेगी। वॉल्वोस मनाली की रीढ़ की हड्डी है। हर कोई जो भी बजटेड क्लाइंट्स हैं वो वॉल्वो बसेस में मनाली आता है, जो कि मनाली की एक रीढ़ की हड्डी है। जितने भी यहाँ पर होटल है, बड़े छोटे सब मिक्स करके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा छोटे होटल्स हैं। इन सब का जो भी एक बजटेड क्लाइंट है वो वॉल्वोस में आता है। तो वॉल्वोस मनाली आना का मतलब कि मनाली में फिर से टूरिस्ट शुरू हो रहे हैं और मनाली में फिर से टूरिज्म आना शुरू हो चुका है। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तर्ज पर अब सबसे पुराने नगर निगम शिमला को भी पेपरलेस करने की योजना है। महापौर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि सदन की कार्रवाई को पेपरलेस करने से जहां कागज की बचत होगी, वहीं समय की भी बचत होगी। कार्रवाई चल रही थी तो हमारा पूरा माननीय हमारा सदन पूरा सभी हम पार्षद लोग विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए गए थे, और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री से हमारी विस्तृत में चर्चा हुई और उन्होंने हमसे ये कहा कि हम आपका जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, प्रॉपर्टी टैक्स है, आपका गार्बेज बिल है, पानी बिजली के बिल है, सभी को डिजिटलाइजेशन करेंगे। डिजिटल करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। और दूसरा एक जैसे विधानसभा में ई विधान करके अपना हमारा सारा पेपरलेस वर्क होता है, वैसे ही उन्होंने हमसे कहा था कि हम आपको कमेटी में भी ये पेपरलेस करेंगे, और जिसका हमने मांग भी की थी और उसको माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी किया कि हम ये ज़रूरी है। पेपर जितने भी हमारे पार्षद हैं उसमें हम सभी को उस पर ऐप के माध्यम से सारा कुछ जानकारी मिलेगी और जो क्वेश्चनों का जवाब है उसमें भी मिलेगा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपको हमारा
कागज़ का खर्चा भी ख़त्म हो जाता है और पर्यावरण को लेकर के बहुत बड़ा जो कागज़ लगता है बहुत ज़्यादा इस पे जो स्टेशनरी का कार्य होता है बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण इसका बहुत फ़ायदा भी होगा। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।